अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस ब्लॉग में हम लोग परिवहन पे कुछ चर्चा करेंगे। किसी भी राज्य या देश की अर्थव्यवस्था आधारभूत संरचना के बिना विकास नहीं कर सकता है। इसलिए आधारभूत संरचना को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। जिस प्रकार बिना रीढ़ के कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था भी बिना आधारभूत संरचना के विकास नहीं कर सकता है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। समान भाषा में अगर हम कहते हैं तो यह कहेंगे धन से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं हैं वे सभी के सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बिहार की ही बात करें तो इसको चारों क्षेत्रों को हम लोग देखते हैं, चाहे तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये चारों क्षेत्र हैं जहाँ की अलग अलग कार्य हो रहा है, अर्थात कि अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। कुछ वस्तुएं हैं जो कि उत्तर वाले भाग में बनाया जा रहा है, उसकी ज़रूरत दक्षिण को है। कुछ पूरब में बन रहा है, उसकी ज़रूरत पश्चिम को है। उसी प्रकार कुछ जो है पश्चिम में बन रहा है, उसकी ज़रूरत पूरब को होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में कुछ अलग अलग कार्य हो रहा है, अलग अलग वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, परंतु इसकी खपत जो है वो बिहार के ये पूरे क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भागलपुर का यह क्षेत्र है जहाँ पर सिल्क का कपड़ा बनता है जो कि पूरे बिहार में बिक्री होती है। उसी तरह से दक्षिण बिहार में गया में जो तिलकुट बनता है जिसका मांग पूरे बिहार में है। जहाँ हम उत्तर की ओर देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग दरभंगा के क्षेत्रों में बनती है, उसका मांग भी पूरे भारत में भरा पड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि उन वस्तुओं का जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बनाई जाती है उसका उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, ऐसे स्थिति में हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि आधारभूत संरचना में हम लोग देख रहे हैं कि सड़क, रेलवे, वायु मार्ग एवं जल मार्ग ऐसे साधन है जो परिवहन के रूप में हमें देखने को मिलता है। जो इन वस्तुओं को जो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के क्षेत्रों में बनाया जा रहा है उसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचाने का काम कर सकता है या पहुंचाता है। हम कह सकते हैं कि बिना आधारभूत संरचना के हम किसी भी राज्य या देश का विकास की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी ओर देखने को मिलता है कि आधारभूत संरचना किसी भी अर्थव्यवस्था के रीढ़ के साथ साथ एक स्नेहक का काम करता है। स्नेहक का काम करता है। स्नेहक कहने का तात्पर्य है कि यह किसी भी चीज को हल्का बना देता है। जिस तरह से हम मशीन को स्मूथ यानी कि हल्का चलने के लिए मोबिल डालते हैं या बेयरिंग में ग्रीस डालते हैं, जो स्नेहक का कार्य करता है, यह स्नेहक दो वस्तुओं में लगने वाला जो घर्षण होता है उसको कम कर देता है, जिसके कारण उसकी चाल बढ़ जाती है। मान लिया जाए कि कोई वस्तु जिसका उत्पादन यहाँ गया में किया जा रहा है, अब उसको हमको पहुंचाना है यहाँ किशनगंज में। जो वस्तु गया में उत्पादित हो रहा है उसको हमें किशनगंज पहुंचाना है, तो निश्चित है कि हम उसको रोड के द्वारा भेजेंगे। अगर रोड खराब रहता है तो दो ही चीजें होगी, एक तो गाड़ियां धीरे धीरे करके यहाँ पहुंचेगी। दूसरा चीज देखेंगे कि जिस सामान को हम भेज रहे हैं रोड खराब होने के चलते वो सामान टूटने का संभावना बना रहेगा, जिसके कारण हमें निश्चित ही है कि लाभ बहुत कम होगा। साथ ही साथ हमें समय भी यहाँ पहुँचने में ज़्यादा लगेगा। लेकिन यदि यहाँ पर हम इस रोड को जिसके द्वारा हम भेज रहे हैं यहाँ, इस रोड को हम बढ़िया बना देते हैं, इस
जिससे होगा क्या कि जब हम बढ़िया बना रहे कि आधारभूत संरचना का विकास कर देते हैं, ऐसी स्थिति में इस पे गाड़ी तेज चलेगी, समय कम लगेगा, उसमें जो सामान भेज रहे हैं वो टूटेगा भी नहीं, तो निश्चित ही हमें लाभ मिलेगा। यहां पर हमने किया जो बढ़िया रोड बनाया, ये स्नेह का काम कर रहा है। स्नेह का काम करने के चलते ही गया से किशनगंज जो जाने में समय लगता था रोड खराब होने के चलते, वह हमें अब कम लगा तो लाभ मिल गया। तब हम कह सकते हैं कि आधारभूत संरचना स्नेह का कार्य करती है। आधारभूत संरचना के अंतर्गत सिर्फ परिवहन ही नहीं है, इसके अंतर्गत और भी क्षेत्र हैं, जैसे ऊर्जा, जो कि हम लोग पिछले ब्लॉक में देख लिए हैं। मान लिया जाए कि हम किसी क्षेत्र में कोई उद्योग लगाते हैं, तब उस उद्योग में जो मशीनें लगेगी उसको चलाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा के बिना हम किसी भी उद्योग को चलाने की कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात कि मेरा उद्योग बेकार हो जाएगा। वहीं यदि संचार नहीं रहेगा तब कैसे पता चलेगा कि किस जिले में किस वस्तु की मांग हो रही है। पूर्व में जहां संचार का साधन के रूप में हमें चिट्ठी देखने को मिलती थी, जो आज भेजा जाता था तो 10 दिनों के बाद या 20 दिनों के बाद पहुंचता था, या टेलीग्राम होती थी जल्दी के लिए, वहीं आज के हमको देखने को मिलता है मोबाइल, जो तुरंत ही सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देने का काम करती है। परिवहन, भारत में सड़कों का विकास का जो प्रथम प्रयास हुआ है वह हुआ है 1943 ईस्वी में, यानी आजादी के पूर्व में है, जब नागपुर योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया था। आजादी के बाद भारत में सड़कों की दशाएं सुधारने के लिए 1961 में 20 वर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। बिहार में स्थित परिवहन व्यवस्था को हम लोग 5 श्रेणियों में बांट कर देखते हैं। वह 5 श्रेणी है क्या? तो पहला जो श्रेणी है वो है सड़क परिवहन, दूसरा जो है वो है रेल परिवहन, तीसरा है जलमार्ग, चौथा है वायुमार्ग और पांचवा है रज्जू मार्ग। हम लोग परिवहन में इन्हीं पांचों पर विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम सड़क परिवहन को। सड़क परिवहन, बिहार में सड़कों की जो कुल लंबाई है 1,49,551 किलोमीटर है। कुल लंबाई 1,49,541 किलोमीटर है। ये कुल लंबाई में से 77.5% ग्रामीण सड़कें हैं। उसको हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 कर करके बांटा है। तो भाग 1 में हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय उच्च मार्ग को, यानी नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। यह राजधानियों को जोड़ने का कार्य करता है। एक काम क्या करता है कि मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, पटना, बिहार की राजधानी है पटना, इसको जोड़ने का कार्य करेगा, या तो पटना को कलकत्ता से जोड़ने का कार्य करेगा। हम कह सकते हैं कि 2 राज्यों की राजधानी अर्थात कि जो प्रांतीय राजधानी है उसके साथ जोड़ने के साथ साथ यह दिल्ली से भी जुड़ा होता है, किसी रूप से यह दिल्ली से जुड़ा होगा, जिसको हम लोग देखते हैं कि चाहे NH2 को देख ले, NH7 को देख ले, एक कहीं न कहीं एक दूसरे राज्यों की राजधानियों से साथ साथ जो प्रमुख व्यवसाय के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण
राहती शहर है उसको जोड़ने का यह कार्य करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग को हम लोग निम्न रूप से देखेंगे। यह जो होता है वह होता है एक लेन का 3.75 यानी 3.75 मीटर। दूसरा नहीं, हम तीसरा देखते हैं, वह है 2 लेन का। जो 2 लेन का है उसकी चौड़ाई जो होती है वह होती है 7 मीटर की। इन दोनों के बीच में एक मध्यवर्ती मार्ग होता है जिसकी चौड़ाई जो है वह होता है 5.5 मीटर। चौथा को हम लोग रखते हैं और पांचवा को देखते हैं। पांचवा जो है वह है 4 लेन का। इसी तरह से 3 और 5 के बीच में एक मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती मार्ग। वर्तमान में केंद्र सरकार 4 लेन को बढ़ा करके छठा हम लोग देखेंगे जहां पर 6 लेन की बात होती है और एक होता है 8 लेन की। ये गाड़ियों की आवाजाही सुविधाजनक बनाने हेतु, जाम से छुटकारा पाने हेतु इसकी चौड़ाई को बढ़ाया गया है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सितंबर 2020 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो था वह था 5475.05 किलोमीटर। यह मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जिसमें से 3629 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था और 1846.05 किलोमीटर का जो निर्माण कार्य है वह पूर्ण होने की अवस्था में है, यानी उस पर निर्माण कार्य चल रहा है। जहां 3629 किलोमीटर पर गाड़ियां दौड़ रही है, इस पर भी गाड़ी चल रही है, लेकिन यह अभी निर्माण कार्य में है, यानी पूर्ण नहीं हुआ है। बिहार का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग या तो उच्च पथ हम कहते हैं वह NH2, जिसको हम लोग GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसका नया नाम है NH19। इसकी राजमार्ग के किनारे प्रमुख शहर हैं भभुआ और सासाराम। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है बिहार में वो है 41, जिसकी कुल लंबाई है मात्र 415 किलोमीटर। कहीं कहीं पर 403 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलेगा। बिहार का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 727A। 727A, जिसकी बिहार में लंबाई जो है वह मात्र है 4.5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर भी नहीं है। राष्ट्रीय उच्च पथ 31 पर बिहार के जो प्रमुख शहर है वह है छपरा, हाजीपुर, बख्तियारपुर, मोकामा, बेगूसराय, खगड़िया, बिहपुर, कोरा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया इत्यादि प्रमुख हैं। पटना से जब हम देखते हैं तो NH139 और NH922 गुजरती हैं। पटना से NH139 और दूसरा जो है वह है 922। ये दोनों गुजरती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज्यादा अगर देखते हैं बिहार में तो पटना में 440 किलोमीटर है। उसके बाद स्थान आता है मधुबनी का, जहां पर 322। उसके बाद आता है स्थान मुजफ्फरपुर का, जहां पर 259 किलोमीटर है। वहीं सबसे कम की बात करते हैं तो शिवहर में मात्र 22 किलोमीटर और शेखपुरा में 46 किलोमीटर तथा लखीसराय में 51 किलोमीटर है। अब हम लोग दूसरा इसमें देखेंगे
वह देखेंगे राज उच्च पथ को। दूसरा हम लोग देखते हैं भाग 2 के रूप में, वह है राज उच्च पथ अर्थात स्टेट हाईवे। बिहार में जो राज्य या तो किसी भी राज्य में जो राज्य उच्च पथ होते हैं वो प्रांतीय राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती है। अर्थात कि बिहार की राजधानी पटना है तो इसको जोड़ने का काम करेगा जो यहाँ के जिला मुख्यालय जैसे कि नालंदा, वैशाली या तो फिर गया, मुजफ्फरपुर या फिर भागलपुर, या जो बिहार राज्य के जो जिले हैं उसी को जोड़ने का काम करती है स्टेट हाईवे। बिहार में सितंबर 2020 तक इसकी कुल लंबाई जो थी वह थी मात्र 3713 किलोमीटर। कुल लंबाई थी 3713 किलोमीटर। साथ ही साथ यह कुल सड़कों का मात्र 4.48% करीब में था, यानी लगभग 4.48 किलोमीटर प्रतिशत है। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि पटना जिला में 219 किलोमीटर है, उसके बाद गया में है 210 किलोमीटर, दरभंगा में हम लोग को देखने को मिलता है 209 किलोमीटर। तीसरा हम लोग देखते हैं वह है जिला सड़कें। जिला सड़कें से संबंधित एक करती क्या है कि मुख्यालय को यानी कि जो ये जिले हैं इसको अनुमंडल और प्रखंड तथा प्रमुख नगरों और शहरों से जोड़ने का काम करती है। मान लिया जाए कि पटना जिला में बार, मसौरी, दानापुर, ये सब जो अनुमंडल हैं इसको जोड़ने का काम करेगा डिस्ट्रिक्ट से। साथ ही साथ जिला सड़कें जो हैं, ये मान लिया जाए कि मसौरी में देखें तो धनरुआ, मसौरी, पुनपुन, ये सब जो प्रखंड है इसको जोड़ने का कार्य करेगा। हम कह सकते हैं कि जिला सड़कें जो है वो अनुमंडल साथ साथ प्रखंड, इतना ही नहीं, जो प्रमुख नगरें हैं यानी कुछ जो वहाँ पर आसपास में जो नगर होगा उसको जोड़ने का कार्य करते हैं। सितंबर 2020 तक का जो आंकड़ा है वो बिहार में कुल लंबाई जो है जिला सड़कें का वह है 14,886 किलोमीटर। यह है कुल सड़कों का लगभग 10%। लगभग 10% का क्षेत्र को एक चौथा देखते हैं भाग 4 के रूप में, वह है ग्रामीण सड़कें। बिहार में जो ग्रामीण सड़कें हैं उसका काम है गांव और टोलों को सड़कों से जोड़ना। 2020 सितंबर तक बिहार में जो ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई थी वह था 96,833 किलोमीटर। हम कह सकते हैं कि जो बिहार में कुल सड़कें हैं उसका 77.5% जो है वह है ग्रामीण सड़कों का। इस तरह से हमने बिहार में जो सड़क परिवहन था उसको 4 भागों में बांट करके हम लोग देखने का प्रयास किया है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इससे जुड़ी हुई हैं जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसे भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें। बिहार में स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो कल्पना थी उसको साकार करने के लिए बिहार में भी उस योजना का कुछ पार्ट को लाया गया है जो है जीटी रोड के रूप में। साथ ही साथ बिहार में पूरब पश्चिम गलियारा जो बन रहा है वो भी गुजरता है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2006-07 में 500 से 900
99 की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना बनी थी, जो साथ ही साथ 10 ऐसे नक्सल प्रभावित जिले थे जिसे भी ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क संपर्क को बढ़ाने की योजना थी, जो 2021 में करीब करीब जो योजना रखा गया था उसका लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे रेल परिवहन को। बिहार में अधिकांश जो भूभाग है वो मैदानी भाग है, जो रेलवे के विकास के लिए अति अनुकूल है। यही कारण है कि बिहार में रेलवे का जो शुभारंभ हुआ है वह हुआ है 1860-62 ईस्वी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सराय से लेकर करके हावड़ा तक रेलवे लाइन बिछाया था। यह रेलवे लाइन जो बिछाया था इसमें राजमहल, भागलपुर, पटना, जमालपुर, आरा, बक्सर होते हुए मुगल सराय तक गए थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज़ादी के करीब करीब 80 साल पहले ही बिहार में रेलवे लाइन बिछ चुका था। बिहार में जो कुल रेलवे ट्रैक है वह है 6870 किलोमीटर, यह रेलवे ट्रैक है। इसमें से 3731 जो किलोमीटर है वह है रेल मार्ग। ट्रैक का निर्माण हो चुका है 6870 किलोमीटर, लेकिन रेलवे मार्ग के रूप में 3731 किलोमीटर ही है यहाँ मेरे पास। निकट भविष्य में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। देश में कुल रेल मार्ग में बिहार का अगर हम हिस्सा देखते हैं तो वह है 5.5 किलोमीटर। साथ ही साथ बिहार में रेलवे की जो सघनता है वह सघनता है 30.15 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। 30,015 वर्ग किलोमीटर। साथ ही साथ जब हम लोग भारत के संदर्भ में देखते हैं वहां प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर बिहार से बहुत कम है, अर्थात वहां है मात्र 19.9 हजार वर्ग किलोमीटर। 1 लाख यानी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर बिहार में जो सघनता है 1 लाख व्यक्ति की बात हम करते हैं तो इसमें बिहार की जो सघनता है वह है 6.04%। जो संपूर्ण भारत के जो प्रति लाख व्यक्ति की बात हम करते हैं उससे थोड़ा सा कम है। बिहार में रेलवे जो नेटवर्क है वह मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी, यानी बिहार के जो बीच से जो गंगा नदी निकलती है उसी के समानांतर में, चाहे तो उसके उत्तर क्षेत्र में या तो उसके दक्षिण क्षेत्रों में, जहाँ की सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं। उत्तर बिहार का एक बड़ा भाग यानी कि ऊपर का जो हिस्सा जो देखते हैं नेपाल के सटे हुए का जो हिस्सा है वहाँ बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ अभी रेलवे नेटवर्क नहीं पहुँचा है। 1959 में जब राजेंद्रपुर का निर्माण हुआ मोकामा में, तब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार जुड़ गया, यानी कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का जो आवागमन का साधन था वो जुड़ गया। अब पटना के पास में भी गंगा नदी पर एक नया पुल का निर्माण हुआ है जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करता है। रेलवे परिवहन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो बिहार का स्थान पूरे भारत में 5वां है।
पूरे भारत में बिहार का स्थान 5वां। प्रशासनिक दृष्टि से रेलवे को यानी संपूर्ण भारत में की दृष्टि से हम देखते हैं तो कलकत्ता मेट्रो को लेने के बाद में 17 जोन में विभक्त किया गया है, जिसमें से 2 जोन जो है उसका क्षेत्र बिहार में पड़ता है। पहला है वो है पूर्व मध्य रेलवे, पहला है पूर्व मध्य रेलवे, और जो दूसरा है वो है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ये 2 रेलवे का क्षेत्र हमें पड़ा। इसका मुख्यालय यानी पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है हाजीपुर, और उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय है मालेगांव यानी गुवाहाटी। भारतीय रेलवे को 73 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसमें से 4 मंडल 73 मंडल है, जिसमें से 4 मंडल जो है वो बिहार में पड़ता है, जिसमें से है समस्तीपुर, सोनपुर, दानापुर और कटिहार। साथ ही साथ बिहार से 5 जोनों की रेलवे गुजरती है। पहला है पूर्वोत्तर रेलवे, जो कि यहाँ उत्तर बिहार से आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है पूर्व रेलवे की गाड़ियां, जो कि दक्षिण बिहार से होकर गुजरती हैं। तीसरा है दक्षिण पूर्व रेलवे की गाड़ियां, जो दक्षिण बिहार से यानी गया से या तो फिर आपको सासाराम से देखने को मिलेगा गुजरते हुए। चौथा है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, जो उत्तर पूर्व यानी कि भागलपुर से निकलेगा, उधर किशनगंज होते हुए सीतामढ़ी की ओर से आपको जाते हुए दिखाई पड़ेगा। मध्य पूर्व रेलवे की कार्य, जो कि बिहार में आपको करीब करीब सबों जगह देखने को मिलेगी। अब रेलवे लाइन को हम लोग देखते हैं, इसकी चौड़ाई जो पहला है वह है ब्रॉड गेज, यानी कि ब्रॉड गेज की लाइन है। इसकी जो चौड़ाई होती है वह होती है 1.67 मीटर। दूसरा होता है वह होता है मीटर गेज, इसकी जो चौड़ाई है वह है 1 मीटर। और तीसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं नैरो गेज। नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वह होता है 0.76 और 0.67 मीटर, जिसमें से नैरो गेज लगभग बंद हो चुका है, मीटर गेज बंद के कगार पे है। आप पूरे बिहार में आपको ब्रॉड गेज हर जगह देखने को मिलेगा। बिहार के जो जमालपुर वर्कशॉप है, जहां से 1899 ईस्वी में पहली बार यानी प्रथम लोकोमोटिव का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया था CA 764। ये पहला लोकोमोटिव का नाम था। साथ ही साथ इसमें आगे जोड़ दिया गया था लेडी कर्जन। पूरा नाम हम देखेंगे तो CA 764 लेडी कर्जन नाम से पहला लोकोमोटिव का निर्माण कराया गया था। वर्तमान बिहार की जब हम बात करते हैं तो सारण जिला के मरहौरा स्थित डीजल रेलवे कारखाना से इसे 6000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन बनकर के तैयार होता है, जिसका नाम रखा गया है गजराज। वहीं मधेपुरा लोको से एक और रेलवे इंजन का निर्माण किया गया, जिसकी शक्ति है 12000 हॉर्स पावर। यह 12000 हॉर्स पावर का शक्ति का इलेक्ट्रिक इंजन है, जिसका नाम रखा गया है WAG 12। तीसरा हम लोग देखते हैं वह है जलमार्ग।
बिहार एक लैंड लॉक राज्य है, अर्थात कहने का बिहार के चारों ओर भिन्न भिन्न राज्य हैं। यही कारण है कि बिहार में जल परिवहन प्रमुख साधन जो इसका है यह है जो बिहार से जो नदियां गुजरती है इस तरह से, वह नदियां गंगा नदी को इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1। पटना में इस जल पथ का यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग का प्रमुख केंद्र जो है वह है महेंद्रू और गायघाट। महेंद्रू और गायघाट जो है ये प्रमुख स्थल है। साथ ही साथ महेंद्रू घाट के पास में एक राष्ट्रीय पोस्ट संस्थान नेशनल शिप इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। पटना को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का अस्थायी अंतिम सीमा बनाने की योजना है। साथ ही साथ इस योजना के तहत सुविधा उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वायु मार्ग को। बिहार में जो वायु परिवहन की बात हम करते हैं तो इसकी जो प्रारंभ हुआ यानी कि शुरुआत जो होती है वह होता है 1860 ईस्वी में। आजादी से पूर्व ही बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत हो चुका था। वर्तमान में हम देख रहे हैं तो यहाँ 3 प्रमुख हवाई अड्डे कार्यरत हैं, जिसमें से गया, पटना, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय है। वहीं देखते हैं दरभंगा को, यह दरभंगा यह राष्ट्रीय है जहां की घरेलू उड़ानें भरी जाती हैं। गया और पटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। जब गया में सर्वप्रथम श्रीलंका का विमान उतरा था। वहीं पटना से विदेशों के लिए जैसे नेपाल इत्यादि जगहों के लिए भी उड़ान भरते हैं। दरभंगा से आपको पटना के लिए या फिर चेन्नई के लिए या फिर मुंबई के लिए या दिल्ली के लिए आपको वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पटना से उड़ान भरने वाले जो भी विमान हैं उसमें यात्रियों की संख्या के आधार पर हम देखते हैं तो एयर सहारा, जेट एयरवेज और इंडियन एयरलाइंस प्रमुख रूप से है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रज्जू मार्ग को। बिहार में धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए राजगीर के राजकूट पर्वत पर एक बौद्ध शांति स्तूप जो बना हुआ है, वहां तक पहुंचने के लिए यह रज्जू मार्ग का विकास किया गया था। इसका जो निर्माण हुआ है वह हुआ है 1972 ईस्वी में, जब जापान सरकार के सहयोग से बनाया गया। लेकिन वर्तमान समय में इसे बिहार सरकार को सौंप दिया गया है। साथ ही साथ इसकी जो देख रेख की जाती है वह देख रेख करने वाला कार्य करता है पर्यटन विकास एवं कॉरपोरेशन। यहीं पर हम आज जो परिवहन से संबंधित जो ब्लॉग था उसको खत्म करते हैं। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जो हमारे चैनल में नए आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलेंगे।